हेलो दोस्तों, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में पॉलिटी के जितने भी सारे अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, इसके साथ जितने भी अनुच्छेद के महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो वर्तमान समय में 115 तक पहुंच गया है, उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे और बहुत शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। इस तरीके से देखेंगे कि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक लाइन में समझाने की कोशिश किया गया है इसमें, जो पूरी तरह से हैंड रिटन फॉर्म में होगा। जो आपके आगामी परीक्षा, जैसे आपको पता होगा कि रेलवे में अनुच्छेद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करके आते हैं और जिससे उसका अटैम्प्ट जो है वो मिस कर देते हैं। तो आज के सेशन के बाद आपको ये सारे जो है कमियां दूर हो जाएगा और अनुच्छेद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अनुसूची, अनुच्छेद, भाग और संविधान संशोधन जो भी हैं वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए सेशन में बने रहिए और देखिए, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची जो है वो वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। ठीक है, जबकि जब संविधान को निर्माण किया गया, संविधान लागू किया गया, उस समय में अनुसूची की संख्या सिर्फ 8 हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद का बात करें तो अनुच्छेद अभी 395 है, जो संशोधन करके, जैसे हम बात करते हैं कि कोई बोलता है कि 400 से प्लस हो चुका है अनुच्छेद की संख्या। ठीक है, 400 से प्लस होने का मतलब क्या है कि उसमें संशोधन को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे 395 अनुच्छेद है और 115 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें संशोधन को भी जोड़ दिया जाता है। इसके साथ कितने हो जाते हैं? 300 और 115। ठीक है, 395 आप समझ सकते हैं कि ये 450, 500 के आसपास हो चुका है। ठीक है, चाहे 500 प्लस भी हो चुका है। तो इस तरह से जबकि भाग का बात कीजिएगा तो अपने भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जो आपको भिन्न भिन्न अनुच्छेद को अलग किया गया है उस भाग के तहत। तो चलिए सबसे पहले हम अनुसूची को देखेंगे। अनुसूची सबसे छोटा है और अनुसूची जो है संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जब प्रथम अनुसूची का बात करते हैं तो उसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि आपको पता होगा कि 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। आगे बात कीजिएगा तो दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन प्लस भत्ते का बात किया गया है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इसके साथ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का जो वेतन भत्ता होता है उससे संबंधित चर्चा किया गया है। तो सीधे वेतन भत्ता आपको याद रखना है। प्रथम अनुसूची जो है उससे आपको सीधे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है प्रथम अनुसूची के लिए। द्वितीय अनुसूची के लिए आपको वेतन भत्ता याद रखना है। जो वेतन भत्ता जो पदाधिकारी, चाहे जो भी लोग को वेतन भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है, उसी का शपथ का चर्चा जो है तीसरा अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो दूसरा अनुसूची से आप याद रखिए कि वेतन भत्ता का चर्चा है, जबकि तीसरा अनुसूची में बात करेंगे तो संविधान जितने भी सारे लोगों का वेतन भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है, उसके शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे आप बात कीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो जो है वो कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। पीएम को प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने वाला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हैं। जबकि आप बात करेंगे सीजेआई का कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसका शपथ कौन दिलाता है, तो उसका शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इसी तरह से शपथ के बारे में चर्चा किया गया है तीसरे अनुसूची में। चौथा के बारे में बात कीजिएगा तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। पाँचवा अनुसूची में हम बात करें तो पाँचवा अनुसूची जो है SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, पाँचवा अनुसूची में SC/ST के क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित है। छठे अनुसूची में बात करें तो छठा अनुसूची थोड़ा सा डिफरेंट है पाँचवें अनुसूची से। इसमें क्या होता है कि इसमें भी SC/ST के ही क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही बात किया जाता है, लेकिन किसके लिए? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। आपको ये 4 राज्य नहीं याद रहे, ठीक है, ये 7 सिस्टर का एक पार्ट है 4 राज्य, ये आपको नहीं याद रहता है तो आप इसको ATM² याद रख सकते हैं। ATM² क्या रखेंगे? ATM²। ए से हो जाएगा क्या? तो ए से असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, M से मिजोरम हो जाएगा और M से आपको मेघालय हो जाएगा। M से मेघालय और M से मिजोरम हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से 4 राज्य जो है इसको छठे अनुसूची में रखा गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, आपको 6 अनुसूची याद हो चुका होगा। ठीक है, और बचा 6, तो 6 और जो बचा वो अब आगे देखिए कि 6 को कैसे याद रखना है। देखिए 7वां अनुसूची जो है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि संघ सूची मतलब संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची तीन टाइप के जो है सूची बनाए गए, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में बंटवारा करा गया है। जैसे आप बात कीजिए कि पुलिस प्रशासन, जो क्षेत्रीय लेवल के पुलिस प्रशासन है वो किसके अंतर्गत है, तो राज्य के अंतर्गत है। किसान मतलब कृषि जो है, कृषि व्यवस्था किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत आता है। जबकि डाक व्यवस्था की बात कीजिएगा, रेल व्यवस्था की बात कीजिएगा, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात कीजिएगा कि वन संवर्धन, ठीक है, शिक्षा किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसको क्या किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, इसमें क्या किया गया, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है, आठवां सूची का बात कीजिएगा तो 8वें में क्या है, तो भाषाओं को रखा गया है। इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं दोस्तों। अब 22 भाषा को 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, शुरुआत में जो है ये हुआ करता था 14 भाषा हुआ करता था। जब संविधान लागू किया गया तो उस समय में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को शामिल किया गया था। बाद में संशोधन करके इसमें टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में बात कीजिएगा तो लैंड रिफॉर्म से ये संबंधित है 9वां अनुसूची। इसके बाद 10वां अनुसूची का बात कीजिएगा तो 10वां अनुसूची दल बदल व्यवस्था से संबंधित है। जो पार्टियों के मतलब जो है एक व्यवस्था है जिससे दल बदल व्यवस्था से संबंधित है 10वां अनुसूची। आपको अभी वर्तमान समय में ये दल बदल व्यवस्था अच्छे से पता होगा। ठीक है, 11वां अनुसूची बात कीजिएगा तो 11वां अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 12वें अनुसूची का बात कीजिएगा तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब चलिए इसको एक जैसे लिखा हुआ है उस फॉर्म में हम देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रथम अनुसूची जो है वो केंद्र एवं राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, मतलब केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ये प्रथम अनुसूची में चर्चा है। वेतन भत्ता दूसरे अनुसूची में है। शपथ तीसरे अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है चौथे अनुसूची में है। ठीक है, 5वें अनुसूची में आपको SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, जितने भी SC/ST है, जैसे पंजाब में भी ST का मतलब जनसंख्या जो है बहुल है। ठीक है, तो इस क्षेत्रों में बात कीजिएगा तो इस क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का व्यवस्था जो है 5वें अनुसूची के तहत होता है। 6ठा अनुसूची में बात कीजिएगा तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ATM स्क्वायर में जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का जो व्यवस्था किया गया है वो 6ठा अनुसूची के तहत किया गया है। 7वें अनुसूची में देखिए केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में चर्चा किया गया है। 8वें अनुसूची का बात कीजिएगा तो 8वें अनुसूची में भाषा की सूची मतलब भाषाओं का जो है इसमें रखा गया है। इसमें 22 भाषा को टोटल रखा गया है। किसमें, तो 8वीं अनुसूची में। 9वें अनुसूची में जो है लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10वां अनुसूची जो है दल बदल कानून व्यवस्था से संबंधित है। 11वें अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। 11वें अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वें अनुसूची का बात कीजिएगा तो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद मतलब आपको बात करें कि आप कभी भी अनुसूची नहीं भूलेंगे। ये इतना शॉर्टकट में अनुसूची लिखा हुआ है कि आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको रेलवे के साथ साथ जितने भी सारे एग्जाम देने वाले हैं उन सारे एग्जाम में इतना ही अनुच्छेद आने वाले दोस्तों। इससे ज़्यादा अनुच्छेद पूछे नहीं जाते हैं। टोटल हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सारे अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक सारे अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें बने रहिए और सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेगा मतलब हमारे चैनल पे जो आपको जो पढ़ाई है उसको बहुत ही ईजी तरीके से सरल बना देगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद को देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें, तो पहला अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है पहला से चौथा अनुच्छेद तक यही है संघ के और राज्य के बारे में कैसे क्या होना चाहिए, नाम का परिवर्तन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। तो पहला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कोई भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसके बाद बात कीजिएगा तो नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता के बारे में सवाल नहीं देखे होंगे आप कभी। ठीक है, तो इसके बाद सीधे हम 14वें नंबर अनुच्छेद पे आते हैं। 14वें नंबर जो अनुच्छेद है वो विधि के समक्ष समानता, ये इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में ये आते हैं, अनुच्छेद 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 14 को बहुत बार एग्जाम में आप देखे होंगे।
इसीलिए इसको याद रखें, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। देखिए 15वां अनुच्छेद में लिखा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति जैसे चीज़ों पर भेदभाव पर रोक। जैसे देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, इस चीज़ों पे भेदभाव किया जाता है कि धर्म आपका हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या पर्शियन है, ठीक है, इस पे भेदभाव किया जाता है। इस पे रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 14 में मतलब अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। आपको जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, जैसे उच्च वर्ग के जाति निम्न वर्ग के जाति को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 15 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के अवसर के बारे में चर्चा किया गया है कि लोक नियोजन ये जो रोजगार का आज मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इसका जो व्यवस्था किया गया है संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसमें लोक नियोजन, ठीक है, कि लोग को जो है कार्य में कैसे मतलब वो किया जाए, लगाया जाए, इसके बारे में जो है, और उसको मतलब किस तरह से रोजगार दिया जाए, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 16 वर्णन करता है। ठीक है, अगला देखिए 17वां अनुच्छेद जो है छुआछूत का अंत का व्यवस्था जो है इसमें किया गया है कि छुआछूत को कैसे अंत किया जाए। जैसे देखिएगा SC ST के समाज के लोगों को अभी भी मतलब जो है उसको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो अभी भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो इस तरह का क्यों? क्योंकि वहाँ पे छुआछूत ज़्यादा है। आप अभी भी गांव घर के मतलब जो एक माहौल है वहाँ पे देखिएगा कि छुआछूत की व्यवस्था अभी भी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। 18वां अनुच्छेद देखिएगा तो उपाधियों का अंत। जैसे देखिए भारत रत्न किसी को मिलता है तो भारत रत्न का उपाधि नहीं लगा सकता है, ठीक है, अपने नाम के पीछे ये नहीं लगा सकता कि भारत रत्न, ठीक है। चाहे कोई भी उपाधि किसी को दिया जा रहा है, कोई भी इंसान किसी को उपाधि दे रहा है तो उस उपाधि को वो अपना नहीं सकता है, वो बस नाम का उपाधि रहेगा। उपाधियों का अंत करने का जो शक्ति है वो 18वें अनुच्छेद में दिया गया है। 19वां अनुच्छेद जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि हमें जो फ्रीडम मिला है, जिस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आबाद रूप से घूम सकते हैं, अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, ये सब किस में लिखा हुआ है? तो ये सब वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 का बात करें तो जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 का ए जो है उसमें क्या है तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। ये किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद मतलब 21 के ए में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करें तो मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। अनुच्छेद 24 का बात करें तो कारखानों में बच्चों के काम पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में बच्चों के काम पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है, यानी कि कोई भी बच्चा कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के जैसे बात कीजिएगा माइनॉरिटी में कौन? तो मुस्लिम समुदाय भी भारत में माइनॉरिटी में आ जाते हैं। माइनॉरिटी का बात कीजिए तो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, पर्शियन हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी सारे हैं ये सब माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो जब भारत में माइनॉरिटी का बात आता है तो ये सारे जो है मतलब ये सारे संप्रदाय के लोग भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो इसके हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 30 का बात कीजिएगा तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक का अधिकार। देखिए अल्पसंख्यक जो है आपको बताएं कि अल्पसंख्यक क्या है, तो मुस्लिम सब भी अल्पसंख्यक है, उसका संख्या जो है कम है। तो इसके जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, इसका जो मतलब अधिकार इसको मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? अनुच्छेद 30 के तहत मिला हुआ है। ऐसी 30वें अनुच्छेद के तहत क्या हुआ है तो वो जो आप देखे होंगे कि मुस्लिम समुदाय में मदरसा का स्थापना किया जाता है। मदरसा एक शिक्षण संस्थान है जो इससे मतलब उसको शिक्षा दिया जाता है। तो ये मदरसा का जो स्थापना है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो समय समय पे किसी भी मतलब जो चीज़ खराबी हो रहा है, ठीक है, वो संविधान से तितर बितर हो रहा है तो उसके मतलब उस पर रीट जारी करने का शक्ति संविधान को दिया गया है। और आप मतलब एक आम इंसान को भी कुछ मतलब उसको जो लग रहा है कि हमें संविधान का जो है हमारा अधिकार हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी उस पर रीट जारी किया जा सकता है और रीट जारी करके वो अपना अधिकार क्षेत्र को मांग कर सकता है। अगला बात कीजिए, ये देखिए अनुच्छेद 32 तक जो है वो आपको मौलिक अधिकार में आ जाते हैं। आपको आगे भाग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या है। मतलब ये देखिए अब इसको यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार। देखिए संघ के नाम और राज्य क्षेत्र 1 में दिया गया है। 14 में क्या है तो विधि के समक्ष समानता के बारे में वर्णन है।
15 में क्या है तो धर्म, मूल, वंश, जाति जैसी चीज़ों में भेदभाव पर रोक लगाया गया है। 16 में क्या है तो लोक नियोजन के अवसर के बारे में चर्चा है। 17 में क्या है तो छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है तो उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 21 में क्या है तो जीवन जीने की स्वतंत्रता है। 21 के ए में क्या है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा में निःशुल्क जो व्यवस्था है वो किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है तो मानव के दुर्व्यवहार पे रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है तो कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बच्चों पे काम करने पर रोक लगाया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा है। हितों का संरक्षण जो है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है सरकार मुहैया करवाती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है तो अनुच्छेद 29 में लिखा गया। अनुच्छेद 30 का बात कीजिएगा तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार है, जो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आर्टिकल जो है 38 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 38 जो है वो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो 38 में क्या है तो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, ये 38 में लिखा गया है। 39 का बात कीजिए तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। यदि आप देखिए, यदि आप कोर्ट में जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप वकील कर सकते हैं, तो कानून जो है ये अधिकार देता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक निःशुल्क वकील मिलेगा, ठीक है, जो आपके लिए, जो है आपके हितों के लिए वो लड़ाई करेगा, ठीक है, कानून से वो लड़ाई करेगा और आपको न्याय दिलाएगा। ये जो व्यवस्था है अनुच्छेद कितना में तो अनुच्छेद 39 के क में है, 39 के क में है। 40 का बात कीजिएगा तो ग्राम पंचायतों का संगठन, जो आज ग्राम पंचायत देख रहे हैं, इसके संगठन का चर्चा किस में किया गया तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 44 का बात कीजिएगा तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है ये किस आर्टिकल में है तो अनुच्छेद 44 में है। ये सबसे पहले देखिए, भारत में एकमात्र शहर है गोवा, एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे क्या है तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है। बाद में कि आप कहीं पे देखिए पूरा भारत में ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी को बोलते हैं। ये अनुच्छेद 44 में वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45 में जो है देखिए आप, अनुच्छेद 45 में क्या है तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आप वहाँ पे भी देखे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो आपको पढ़ाए थे, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट अभी मतलब आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन चलिए आगे देखेंगे इसको। लेकिन आपको एक चीज़ बताए हैं कि अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए में आपको बताए थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का चर्चा किया गया है। इसके अलावा क्या है तो अनुच्छेद 45 में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 का बात कीजिएगा तो कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में किया गया। कृषि और पशुपालन का संगठन जो है इसका जो व्यवस्था है वो सरकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे पूरी तरह से राज्य का जिम्मेदारी नहीं है। वो एक मतलब एक तरह से लिखिए मतलब अस्वैच्छिक है, ठीक है। ये जो है 48 में ये लिखा गया, अनुच्छेद 48 में आपको बताएंगे बाद में, आप वैसे पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, ये क्विक रिवीजन का एक सेशन है। तो देखिए अनुच्छेद 48 में जो लिखा हुआ है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, यदि आपको पूछे कि संविधान मतलब संविधान में कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया तो अनुच्छेद 48 में वर्णन किया गया। आपको आगे देखिए पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 के क में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 के बारे में बात कीजिए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 51 का बात कीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो मांग करता है वो अनुच्छेद 51 के तहत है, ठीक है। यानी कि हम लोग यूएनओ में मतलब अपना शांति का गुहार करते हैं कि हमें पीस चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ था तो मतलब बहुत सारे टसल शुरू हो गए थे, उसमें जो है इंडिया भी उसमें मतलब उसमें उसके घसीटा जा रहा था। तो उसमें अपना जयशंकर प्रसाद जी जो विदेश मंत्री हैं वो बोले थे कि हम ना यूक्रेन के साथ हैं ना रशिया के साथ हैं, हम अपने शांति के साथ हैं, ठीक है। जिधर शांति मिले हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति बने, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का जो व्यवस्था है, जो भारत जो है एक शांतिपूर्ण देश रहे, ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय पीस रहे, इसके लिए किस में व्यवस्था किया गया है तो 51 व्यवस्था किया गया है।
चलिए अगला देखिए 51 क में क्या है, तो 51 क अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य से संबंधित व्यवस्था है, मूल कर्तव्य से संबंधित व्यवस्था है। अब मूल कर्तव्य का बात करें दोस्तों, तो मूल कर्तव्य टोटल जब ये संविधान मतलब वो मूल कर्तव्य को लागू किया गया, संशोधन किया गया, तब टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, जब बात कीजिए तो 11, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य है वर्तमान में? 11 मूल कर्तव्य है। पहले कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, अगला देखिए 52वां जो है 52वां संविधान मतलब जो है अनुच्छेद है, उसमें क्या है, तो राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो 52 अनुच्छेद में लिखा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में? तो 52वें अनुच्छेद में। ये देखिए लॉलीपॉप बातें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो आपको बता रहे हैं, जैसे आपको मतलब ये बताएं कि 10 मतलब जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और वर्तमान में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। टोटल अभी कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो ये सब बातें याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, इसको जो है शॉर्टकट नोट्स बनाया गया जो आपके एग्ज़ाम में पूरा महत्वपूर्ण होगा। और विश्वास रखिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी से नहीं आएगा। पॉलिटी से जो भी पूछता है, संविधान संशोधन पूछता है, चाहे अनुच्छेद पूछता है, चाहे अनुसूची पूछता है, चाहे भाग पूछ देता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आजकल ट्रिकी हो गया एग्ज़ाम, और ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन से दूर कर देता है। तो इस सेशन के बाद आपको ये सब नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 54वां जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में लिखा गया। अनुच्छेद 54 का बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 61 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, यानी कि राष्ट्रपति को जिस मतलब अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो 61 अनुच्छेद के तहत। देखिए 72वां अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो 72वां अनुच्छेद है, उसमें क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। जैसे आप देखे होंगे निर्भया रेप केस का जो कांड हुआ था, उसमें जो है क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास था। और जब मतलब उस सबको लगा कि अब फांसी पे हम लोग चढ़ने वाले हैं, तो वो याचिका दायर किया था राष्ट्रपति के पास में कि हमें क्षमा दिया जाए, हम मतलब नहीं चाहते हैं मरना। ठीक है, तो ये किस तरह से, किस आर्टिकल के तहत? तो 72वें आर्टिकल के तहत। यकीनन उसको माफ़ नहीं किया गया, माफ़ करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये 72वें आर्टिकल के तहत वो जो मुजरिम है वो 72वें आर्टिकल जो अनुच्छेद 72 है उसके तहत क्षमा मांगा था राष्ट्रपति से। चलिए आगे देखें। 74वां अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो है एक गठन किया जाता है जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 74वें अनुच्छेद में लिखा गया है। अगला देखिए 76वां अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसमें जो है भारत का महान न्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि भारत का महान न्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 76 में लिखा गया है। अभी महान न्यायवादी का बात करें तो वर्तमान समय में कौन है? तो के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल जो है वर्तमान समय में महान न्यायवादी है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 79 में जो बात कीजिएगा तो संसद का गठन के बारे में चर्चा किया गया। संसद के गठन के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 80 के बारे में राज्यसभा का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में गठन का चर्चा किया गया है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि मतलब पूछ देता है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन में 79, 80, 81 या 82 ये इस तरह से दे देता है, एक लाइन से अनुच्छेद दे देता है। अब दिक्कत ये हो जाता है कि हम लोग 80, 81 में तो पढ़े हैं कि राज्यसभा लोकसभा इस तरह से होता है, लेकिन कन्फ्यूज करके वहाँ पे 81 मार के चले आते हैं, कितना बार 80 मार के मतलब 79 मार के चले आते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। देखिए 79 से लेकर के आप 81 तक याद रखिए, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद रखिए कि इसमें जो है संसद के बारे में जो है मतलब वो लोकसभा, राज्यसभा और संसद का गठन के बारे में चर्चा है। अब करना क्या है? देखिए राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। तो देखिए निम्न सदन जो होता है वो बाद में आएगा, उच्च सदन पहले आएगा। तो इसीलिए राज्यसभा का जो गठन है वो पहले चर्चा किया गया है, यानी कि 80 में चर्चा किया गया है, जबकि लोकसभा के गठन के बारे में 81 में चर्चा किया गया है। अब वैसे ही बात हो जाता है, राज्यसभा का जो सबसे पहली बार जो है गठन किया मतलब वो बनाया गया, गठित किया गया तो 1951 में गठित किया गया। राज्यसभा को जो है 1951 में ही गठित किया गया था, जबकि लोकसभा को 1952 में गठित किया गया। पहली बार लोकसभा को 1952 में बनाया गया और 1952 से लोकसभा हमारे वर्तमान में समय तक है।
ठीक है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब हमें आशा है कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें और सही मार्क आएंगे। चलिए आगे देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था। तो 1951 में दोस्तों पहली बार हुआ था, जबकि लोकसभा का बात करें तो 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए 110 आर्टिकल जो अनुच्छेद 110 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको टिक करके रखिएगा और याद रखिएगा कि धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 10 में दिया गया है। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 10 में दिया गया है। जबकि आगे बात कीजिए तो 1, 2, 3 आप इस तरह से याद रखें, 123 नहीं याद रखें, 1, 2, 3 याद रखें। अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश क्या होता है कि मतलब जो मतलब सदन जो स्थगन है, ठीक है, जिस समय में मतलब कोई टाइप का चर्चा नहीं हो रहा है, उस समय में एक विशेष तरह का जो चर्चा किया जाता है, उस चर्चा जो लोक कल्याणकारी और हितों के संरक्षण और उसके मतलब जो है लोक कल्याणकारी क्षेत्रों में कार्य करने का एक जो पहल शुरू किया जाता है, उसमें राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश उस तरह से जारी होगा कि मतलब ये काम जो है वो होना चाहिए। अध्यादेश का मतलब अवधि कितना होता है तो 6 महीना, मतलब जो अधिकतम अवधि होता है। कोई भी टाइप का अध्यादेश यदि जारी होता है तो वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसकी अधिकतम अवधि कितना होता है, 6 महीना का अवधि होता है, समझे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अध्यादेश जारी करने के मतलब अधिकतम अवधि कितना दिन होता है, तो 6 महीना होता है। ठीक है, और देखिए 1, 2, 3 आप याद रखें कि 1, 2, 3 जो है डायलिंग नंबर होता है। कस्टमर केयर से बात करने और उससे जो है सुझाव लेने के लिए आप डायलिंग नंबर देखते हैं, हर टेलीकॉम कंपनी में 1, 2, 3 होता है। तो 1, 2, 3 जो डायलिंग नंबर है उससे जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके पास में है, ये आप याद रखें। क्योंकि 1, 2, 3 और देखिए 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 3, देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 2, 1, 3 थोड़ा सा उल्टा है। ये 2, 1, 3 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आगे हम देखेंगे इसको कि ये 2, 1, 3 जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे हम कि राज्यपाल को जो है 2, 1, 3 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखिए 124 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना करने से संबंधित है। देखिए 124 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो हाई मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना करने का जो है जो जिसके बारे में चर्चा की स्थापना करने के बारे में चर्चा है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है, 124 में है। ये याद रखिएगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा है। देखिए दोस्तों आगे देखिए 148वां अनुच्छेद जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित है। ठीक है, कैग से संबंधित क्या, तो कैग से संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 में इसका वर्णन है। और वर्तमान समय में जो है कैग के सदस्य कौन है, कैग के जो मुख्य मतलब जो निर्देशक है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये कितने नंबर के हैं, तो 14वां नंबर के हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कितने नंबर के हैं, तो 14वां नंबर के हैं। ठीक है, अगला देखिए 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। राज्यों के जो राज्यपाल होंगे, हर एक राज्य में राज्यपाल होता है और 2 राज्यों को मिलाकर के, 1 से अधिक राज्यों को मिलाकर के भी राज्यपाल को बनाया जाता है। 1 से अधिक राज्यों को मिलाकर के भी एक राज्यपाल को बनाए जाते हैं। किसी राज्य में देखिएगा, जैसे आप मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बात कीजिए, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर के एक ही राज्यपाल है, जिसका नाम क्या है, तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा 1 से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यों में जो राज्यपाल होगा उसके बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में किया गया है, समझे। 154 का बात कीजिए दोस्तों, तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो होता है राज्यपाल के निहित होता है, राज्यपाल के अधीन होता है। इसके बारे में भी चर्चा किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 154 में किया गया है। अगला देखिए 161 अनुच्छेद के तहत क्या होता है, राज्यपाल को शक्ति मिला हुआ है कि वो क्या करेगा, तो मतलब क्षमादान करने की शक्ति रखता है। मुजरिम को क्षमादान करने की शक्ति 161 के तहत मिला हुआ है राज्यपाल को। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्यु दंड के समय क्षमादान नहीं कर सकता है। यानी कि जब किसी को मतलब आजीवन कारावास का सज़ा मिला हुआ है, तो आजीवन कारावास को कुछ दिनों का मतलब आजीवन कारावास को कम कर सकता है। ये शक्ति जो है राज्यपाल के दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 226वां अनुच्छेद। 226वां अनुच्छेद जो दोस्तों है, ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय के पास में कुछ रीट जारी करने की शक्ति दिया गया है उच्च न्यायालय को। ठीक है, ये 226वां आर्टिकल के तहत दिया गया है। जबकि आप सुप्रीम कोर्ट का बात कीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का बात कीजिए, तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों,
अनुच्छेद 239 जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 क के बारे में क्या लिखा गया है, तो कुछ यूटीज के लिए विधानमंडल होगा। ठीक है, कुछ यूटी के लिए विधानमंडल होगा। जैसे आप बात कीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली एक मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो विधानमंडल यानी कि विधानसभा का, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो 239 के क में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट में यूटीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है विधानमंडल भी बन सकता है, बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यवस्था किया गया है, तो 239 क में ये व्यवस्था किया गया है। ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी के लिए ये जो है वो संबंधित है। देखिए अगला देखिए, अनुच्छेद 239 के क में इसमें क्या लिखा गया दोस्तों, तो दिल्ली के संबंध में ये उपबंध किया गया है। दिल्ली के संबंध में क्या क्या है, ये उपबंध किया गया है। क्या उपबंध किया गया कि दिल्ली का आपको पता होगा कि दिल्ली में केंद्र के अधीन कुछ क्षेत्र है। केंद्र के अधीन कौन सा क्षेत्र है, जिसको एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर जो दिल्ली का एनसीआर है उस पर किसका कंट्रोल है, तो डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल है। जबकि बाद बाकी दिल्ली पे किसका कंट्रोल है, दिल्ली के राज्य सरकार का कंट्रोल है। तो इस तरह का विशेष उपबंध जो दिल्ली को मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो ये 239 के क के तहत मिला हुआ है। आगे देखिए, ये पूरी तरह से ग्रुप डी से संबंधित है। ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। और देखिए दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे इतना उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आने वाले सेशन में जितने भी सारे, हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप डी से संबंधित जितने भी सारे करंट अफेयर है वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। साथ में ही साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में साइंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो साइंस के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स से जो भी चीज़ें हैं वो सारे को बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। एक से 2 दिन में आपको साइंस का जो सीरीज़ है, स्टैटिक सीरीज़, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आप एक बार उस सीरीज़ को देख लीजिएगा साइंस का, जो 1 से 2 घंटा का होने वाला है दोस्तों। 1 से 2 घंटा में आपको बहुत सारे जो उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा जो मतलब ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ताकि वो बार बार जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं छूटे और कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। ये हमारी उम्मीदें हैं और जल्द ही वो सीरीज़ मतलब आपके इस चैनल पे आने वाला है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 243। 243 अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, तो पंचायत नगर पालिका सहकारिता समिति, इसके बारे में जो चर्चा है 243 अनुच्छेद में है। अब देखिए एक ही में लिखा गया, 243 में बहुत सारा सब अनुच्छेद है। ठीक है, उप अनुच्छेद है। उप अनुच्छेद का बात कीजिएगा तो आप देखे होंगे कि 243 अ, 243 ब, 243 ब। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि आपको इतना नहीं पूछेगा कि नगर पंचायत में मतलब नाला साफ़ करने का जो अनुच्छेद है किस में वर्णन है। आपको ये पूछेगा डायरेक्ट कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 243 दिया हुआ है, तो आप टिक करके आएंगे। नगर पालिका व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है, तो 243 अनुच्छेद वहाँ पे रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा घुमा के आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादा घुमा के आपको साइंस से क्वेश्चन पूछता है। जो हमने कोशिश किया है कि आपको उस तरह से साइंस आपको बता दें। ठीक है, तो आपको स्टैटिक के जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। आप बस एक वीडियो जो आने वाला है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आपको कम समय लगे और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें पता हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर करके आए। तो 244 अनुच्छेद जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। 244 अनुच्छेद क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद देखिए 330 का वर्णन किस में है, तो SC ST के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में ये व्यवस्था किया गया है कि SC ST के लिए लोकसभा के सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि SC ST के हितों का जो है संरक्षण हो सके। इसके लिए जो है 330 में SC ST सीटों का जो है लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। देखिए 338 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 338 में 3 अनुच्छेद है। ठीक है, सब अनुच्छेद है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 338 में क्या है, तो SC आयोग है। SC आयोग आपको पता ही होगा, फॉर्म भरे होंगे तो SC ST OBC ये सब
सब लोगों को पता होगा, सब विद्यार्थियों को पता होगा कि अनुसूचित जाति जो होते हैं वो एससी कहलाते हैं, अनुसूचित जनजाति होते हैं, अनुसूचित जनजाति वो एसटी कहलाते हैं, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो होता है वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए 338 में जो है राष्ट्रीय एससी आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। 338 क में जो है राष्ट्रीय एसटी आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, और 338 ख में जो है राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। और ये तीनों जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस पे हमेशा चर्चा में रहता है। ये जो है तीनों अनुच्छेद हमेशा चर्चा में रहता है, इसीलिए एग्जामिनर जो है ये अनुच्छेद ज़्यादा पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 343 में जो है संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया। अब आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, संघ का कोई भाषा नहीं है, ठीक है, और संघ का जो है कोई भाषा नहीं है, स्पेशल कोई भाषा नहीं है। और मतलब आप बात कीजिएगा जैसे संविधान में कितने भाषा का वर्णन है, तो 22 भाषा का वर्णन है, ठीक है। संविधान में कितने भाषा का वर्णन है, 22 भाषा का वर्णन है। जबकि संघ का भाषा कीजिएगा, बात कीजिएगा, तो संघ के स्पेशल कोई भाषा को रखा नहीं गया कि ये भाषा हमारा स्पेशल है, समझे। आगे देखिए, ये संघ का जो राजभाषा है वो किस में वर्णन किया गया है, तो 343 में वर्णन किया गया है, ठीक है। 324 में जो है, देखिए सॉरी दोस्तों, ये 343 के बाद 324 इसलिए है क्योंकि 324 जो है ऊपर में छूट गया था लिखना, और 324 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 324 में क्या वर्णन किया गया, इसीलिए हमने 324 बाद में लिखा है। तो देखिए निर्वाचन आयोग जो है वो 324 अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है। वर्तमान में मतलब कौन है निर्वाचन आयोग, कौन है, तो राजीव कुमार है। ये 25वें नंबर का निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ये 25वें नंबर का निर्वाचन आयोग है। अगला देखिए 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए सुझाव देना। हिंदी भाषा के विकास के लिए सुझाव देना, ये 351 में है। देखिए यहाँ पे भी 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए सुझाव देने का जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 351 में। लेकिन ये नहीं बताया गया कि मतलब हिंदी भाषा जो है संघ का एक भाषा होगा, राष्ट्रीय भाषा होगा, ऐसा नहीं बोला गया है, समझे, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। 352 में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, और 356 जो है वो राज्य आपातकाल की घोषणा करता है, 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। इस तीनों में जो है बहुत कन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। अब होता क्या है कि मतलब जब पूछ देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वहाँ पे 356 की जगह 352 टिक करके आ जाते हैं, और 352 की जगह 356 टिक करके आ जाते हैं। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। तो अब आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्यों कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक, और उससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस तरह से, और आप सही करके आएंगे। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्र आता है कि राज्य आता है, तो आप बोलेंगे राष्ट्र आता है। सबसे पहले राष्ट्र आता है, नेशनल है, हम लोग पहले मतलब वो राष्ट्र को समर्पित हैं। इसके बाद आप बोलते हैं कि हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, और हम बिहार से हैं, और हम बंगाल से हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो जब सबसे पहले किसका आता है, राष्ट्र के बारे में चर्चा आता है, तो सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। तो सबसे पहले राष्ट्र इसीलिए है, संविधान में इसी तरह ले, इसीलिए सबसे पहले राष्ट्र है। तो राष्ट्र के बारे में जो चर्चा है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, वो 352 अनुच्छेद के तहत है। जबकि आप बात कीजिएगा कि मतलब राज्य के बारे में बात की जाए, तो 356 अनुच्छेद के तहत जो राज्य में आपातकाल लगता है वो अशांति की स्थिति में, जैसे मतलब जो है सरकार विघटन हो जाता है, सरकार जो है मतलब किसी भी राज्य का सरकार अच्छे से कार्य नहीं करता है, अच्छे से कार्य नहीं करने के मतलब वजह से वहाँ पे जो है राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। किसके मतलब अनुशंसा पे, तो राष्ट्रपति के अनुशंसा पे, ठीक है। तो ये 356 में होता है। राज्य से संबंधित जो आपातकाल लगता है वो 356 में होता है, जबकि राष्ट्र से संबंधित आपातकाल लगता है वो 352 में होता है। अब देखिए 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन किया गया है। लेकिन मतलब ये सौभाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुआ है। वित्तीय संकट जरूर आए हैं दोस्तों, वित्तीय संकट 3 बार आ चुके हैं भारत में, ठीक है। सबसे पहला बात कीजिए तो 1949 में वित्तीय संकट आया था, इसके बाद 1966 में वित्तीय संकट आया था, और उसके साथ मतलब बात कीजिएगा तो 1992 में, ठीक है, 1992 में वित्तीय संकट आया था। आपको 3 बार वित्तीय संकट को मतलब भारत ने झेला है, ठीक है। लेकिन सौभाग्यपूर्ण बात है, और हम लोग इतने मजबूत हैं कि अभी तक वित्तीय स्थिति जो है आपातकाल नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस में है, तो 360 में है। चलिए अगला देखिए 368 का बात कीजिएगा, तो संविधान का संशोधन का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की शक्ति दिया गया है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति 368 में दिया गया है। इसी के तहत जितने भी सारे 115 अभी तक 115 जो है वो संशोधन हो चुके हैं,
ठीक है, 115 संशोधन हो चुके हैं और ये संशोधन 115 हो संशोधन किसके तहत हुआ है, तो 368 के तहत हुआ है, याद रखिएगा। देखिए अब संविधान के सभी भाग, कितने भाग है टोटल, तो 22 भाग है। आप बोलेंगे 22 भाग है, कितने भाग है, तो 22 भाग है। अब 22 भाग को एक नज़र में हम देखेंगे, ठीक है, बहुत कम समय लगने वाला है और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है आपको इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला भाग में क्या है, तो संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। ये संविधान के 1 से 4 अनुच्छेद के तहत है। 1 से 4 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 में संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा है, जो भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 की बात कीजिएगा तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में दिया गया है, जो अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो है चर्चा किया गया है। देखिए भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा है। मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा भाग 3 में। अब बोलिए कितना से कितना अनुच्छेद तक भाग 3 में आता है, तो 12 से 35 अनुच्छेद जो है भाग 3 में आता है। 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में आता है। आपको बताया था दोस्तों विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है 14 अनुच्छेद 14 में है। ये भी सॉरी दोस्तों, देखिए विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। जबकि आप बात कीजिएगा तो आपको बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 32 अनुच्छेद के तहत। ये भी किस में, तो मौलिक अधिकार में भाग 3 में है। चलिए अब इसीलिए हम आपको भाग बाद में पढ़ा रहे हैं ताकि आप अनुच्छेद पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब इसमें जो है आप जैसे पढ़ेंगे ना वैसे ही दिमाग पे आपको आएगा कि ओहो मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में ये चीज़ पढ़े थे। तो ये 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार में आपको अस्पृश्यता का अंत पढ़े थे, लोक नियोजन का अधिकार पढ़े थे, ठीक है, भेदभाव पढ़े थे कि जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद कितने में, 3 में पढ़े थे। चलिए आपको उसको भी अनुच्छेद इसके साथ ही भाग के साथ ही अनुच्छेद को भी बता दे रहे हैं। तो भाग 3 में आप पढ़े थे कौन कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 पढ़े थे, अनुच्छेद 15 पढ़े थे, अनुच्छेद 16 पढ़े थे, अनुच्छेद 17 पढ़े थे, ठीक है, अनुच्छेद 18 पढ़े थे, अनुच्छेद 32 पढ़े थे और अनुच्छेद 21 पढ़े थे। तो अनुच्छेद 14 में क्या पढ़े थे कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और अनुच्छेद 15 में पढ़े थे आप मतलब भेदभाव, ठीक है, कि जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में पढ़े थे लोक नियोजन के आधार पे जो है लोक नियोजन का जो व्यवस्था अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो 19 में चर्चा किया गया था, आप देखे हैं पहले कि अनुच्छेद 19 में हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिला है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 21 के ए में क्या मिला हुआ है, तो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो रीट जारी करने की शक्ति जो है मतलब उस किसके पास में है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इस तरह से आंख बंद करके इस तरह से आप याद रखा कीजिए। देखिए अब हम भाग 4 पे आ चुके हैं। भाग कितने पे आ चुके हैं दोस्तों, तो भाग 4 पे आ चुके हैं। तो भाग 4 में किसका वर्णन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये किसके कितने से कितने अनुच्छेद के तहत है, तो 36 से 51 अनुच्छेद के तहत है। अब 36 से 51 अनुच्छेद के तहत आप देखिए क्या क्या आता है। आप मतलब अनुच्छेद 38 पढ़े थे, अनुच्छेद 38 पढ़े थे। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा था कि जन कल्याणकारी कार्य लोक कल्याणकारी कार्य मतलब जो है वो राज करेगा, ठीक है। इसके तहत आप पढ़े थे 44 अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 44 पढ़े थे। अनुच्छेद 44 में क्या था कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में आप पढ़े थे, ठीक है। अब गोवा में आप पढ़े थे कि गोवा में एकमात्र गोवा राज्य है जहाँ पे जो है समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू किया गया है, आप पढ़े थे, तो याद रहेगा इस तरह से। अब देखिए संघ का चर्चा जो है भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, तो संघ का चर्चा किया गया। तो संघ का चर्चा क्या कितना से कितना अनुच्छेद तक किया गया है, तो 52 से 151 अनुच्छेद के तहत संघ के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए आप दोस्तों 52 अनुच्छेद में क्या पढ़े थे आप, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे ना, राष्ट्रपति के बारे में 52 अनुच्छेद के पढ़े थे। इसके अलावा अनुच्छेद 61 पढ़े थे। अनुच्छेद 61 किस में पढ़े थे, तो इसी संघ में पढ़े थे। संघ में अनुच्छेद 61 पढ़े थे। इसमें क्या पढ़े थे कि महाभियोग लगता जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो किस में पढ़े थे, तो इसी अनुच्छेद में पढ़े थे। किस अनुच्छेद में, तो 61 में। वो किस भाग से संबंधित दोस्तों, तो ये भाग 5 से संबंधित। देख रहे हैं 52 से 151 के बीच में जितने भी सारे अनुच्छेद आएंगे वो भाग 5 में ही आएंगे। इसके अलावा आप क्या पढ़े थे, तो आप 79 अनुच्छेद पढ़े थे।
अनुच्छेद 79 पढ़े थे। अनुच्छेद 79 में क्या लिखा था, तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में लिखा था। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में लिखा था। ठीक है, आप पढ़े थे, याद हो। अब देखिए, अब क्विक रिवीजन कितना मतलब आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए हमने भाग को लास्ट में रखा है। तो देखिए, आप आगे पढ़े होंगे, अनुच्छेद 80 पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 80 में बताए थे, अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों, तो राज्यसभा है। कैसे कि मतलब देखिए, राज्यसभा जो है उच्च सदन आता है। राज्यसभा क्या है, तो उच्च सदन है। इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन जो है पहले आएगा, तो इसीलिए राज्यसभा पहले आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 का बात कीजिए, अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा है, लोकसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा है। ठीक है, तो ये सब किस में पढ़े थे, तो यही संघ जो भाग 5 है उसी के अंतर्गत ये सब पढ़े थे। इसके अलावा पढ़े थे अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 पढ़े थे दोस्तों। इसमें क्या है, तो महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो महान्यायवादी है। देख रहे हैं, 52 से 151 के बीच में ही पढ़ रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी के बारे में चर्चा करता है। इस तरह से आप जितने भी सारे अनुच्छेद देखे थे, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, वो किस में था, तो ये संघ में था। आप अनुच्छेद 148 पढ़े थे। अनुच्छेद 148 किससे था, तो क्या से था, CAG क्या को आप आपको बताए थे कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है क्या के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर के अध्यक्ष हैं, तो 14 नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये सब पढ़े थे हम। अब देखिए, राज्य के बारे में चर्चा आता है। राज्य के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो भाग 6 में है। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है। कितने से कितने अनुच्छेद तक, तो 152 से 237 अनुच्छेद के तहत, 152 से 237 अनुच्छेद के तहत जो है राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। ये कितने भाग में, तो भाग 6 में। अब देखिए, 152 से 237 तक क्या क्या पढ़े थे हम। ठीक है, तो आप याद कीजिए, 161 पढ़े थे। 161 पढ़े थे। 161 में क्या था, तो आप पढ़े थे कि 161 के तहत क्षमादान शक्ति जो है किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है। आप ये पढ़े थे। 152 में क्या पढ़े थे कि 152 के तहत राज्यपाल को गठन किया। राज्यपाल का मतलब जो है, राज्यपाल का जो है गठन होगा। राज्यपाल जो है किसी राज्य का राज्यपाल बनेगा। कितने अनुच्छेद के तहत, 152 अनुच्छेद के तहत पढ़े थे। ठीक है, इस तरह से देखिए, 7वां अनुच्छेद, देखिए भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में सिर्फ एक अनुच्छेद था, 238। 237 अनुच्छेद तक कहाँ था, तो राज्य तक था। अब 238 अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें था मतलब अनुच्छेद 238 में क्या था कि राज्य जो है, राज्य को खंडित किया गया था। पहले जब स्टार्टिंग में जो आज़ादी हुआ था देश का 1947 में, तो राज्य को 3 भाग में बांटा गया था, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में। तो इस तरह से राज्य को बांटा गया था अलग अलग भाग में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस मतलब जो है ग्रुप में बांटने का कोई ज़रूरत नहीं। आज जितने भी राज्य हैं सब एक ही टाइप के राज्य हैं। ठीक है, सब चीज़ जो है सबको एक ही टाइप का अधिकार मिला है, सभी राज्य को एक टाइप का अधिकार मिला है। इसीलिए अब इसको ज़रूरत नहीं रहा। ठीक है, अब ज़रूरत नहीं रहा तो इसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भाग जो ऐसा है जिसको निरस्त कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। अब देखिए, भाग 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में क्या है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसी तरह से याद रखें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। भाग 8 में वर्णन है केंद्र शासित प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। आपको आराम से याद रहेगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भाग 8 में है। ठीक है, वर्णन इसका। अब देखिए, पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता, ये जो है भाग 9 में इसका वर्णन है। अब देखिए, 243 अनुच्छेद 243 जो है वो भाग 9 से संबंधित है। भाग 9 से संबंधित है। इसमें जो है आपको बताए थे, आपको पहले भी बता चुके हैं, अनुच्छेद में भी बता चुके हैं कि पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता, ये तीनों का जो संबंध है ये किस में है, तो अनुच्छेद 243 में है। और भाग 9 में जो है पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता का जो है वर्णन किया गया है भाग 9 में। अब भाग 10 में देखिए, SC ST क्षेत्रों का वर्णन किया गया। SC ST को क्षेत्रों को वर्णन किया गया, सॉरी दोस्तों, SC ST क्षेत्रों को वर्णन किया गया भाग 9 में। ठीक है, आपको याद रहेगा। भाग 10 में जो है SC ST क्षेत्रों को वर्णन किया गया है। भाग 10 में SC ST क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब चलिए, 10 भाग तो टोटल पढ़ लिए। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस बार जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस बार जो बता रहे हैं, उसमें आपको कभी भी भाग नहीं बोलेंगे किस भाग में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात आता है संघ का। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात आता है। सबसे पहले क्या है कि किसी संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि संविधान कहाँ का है, संघ का क्या चीज़ का वर्णन कर रहा है, तो उसको भूमिका लिखना ज़रूरी होता है ना। तो ये एक तरह से समझ लीजिए, भाग 1 में भूमिका लिखा गया है।
भूमिका में ये लिखा गया कि ये भारत का संविधान है, इसमें राज्य होगा और राज्य का जो है मतलब जो प्रमुख होगा वो संघ होगा, संघों में राज होगा और राज्य जो है यूनाइट होगा, एकत्रित होगा। तो ये किसका है? तो ये एक भूमिका हो गया संविधान का। तो ये जो भाग 1 में जो है इसी को वर्णन किया गया है। अब इसके बाद आता है नागरिक। नागरिक कैसा होगा? ठीक है, नागरिक कहाँ से आएगा? ठीक है, नागरिक का अधिकार क्या क्या है? नागरिक का पहचान पत्र कैसे बनेगा? नागरिक उस देश का नागरिक कैसे बनेगा? रजिस्टर कैसे हो सकता है? उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो उसको भाग 2 में रखा गया। अब ये नागरिक तो हो गया। अब क्या ज़रूरत आता है कि नागरिक को तो अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या करेगा? तो नागरिक को अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए नागरिक बनने के बाद क्या आता है? तो अधिकार का बात आता है। तो इसीलिए मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया। अब जब भाग 3 हो गया, मौलिक अधिकार मिल गया, तब होता है कुछ कर्तव्य भी होता है। ठीक है, नीति निर्देशक मतलब कुछ जो है मतलब दायित्व होता है राज्य को कि अपना जो मतलब वहाँ का नागरिक है, हर एक राज्य का जो नागरिक है उसको कुछ दे, उसको जो है कुछ मतलब कल्याणकारी क्षेत्र में कल्याणकारी काम करे। ठीक है, राज्य जो है, प्रत्येक राज्य है वो कल्याणकारी काम करे। तो इसीलिए भाग 4 में कल्याणकारी काम करने के लिए राज्य को जो है एक निर्देश दिया जाता है, उसको राज्य के नीति निर्देश बोला जाता है। ठीक है, और वो किसको मतलब कल्याणकारी कार्य किसके लिए करेगा? तो ये मतलब नागरिकों के लिए करेगा, नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। तो इसलिए भाग 4 में इसको रखा गया। अब इतना बात हो जाता है तो अब क्या आता है ज़रूरत कि शासन प्रशासन कैसे चलेगा? तो शासन प्रशासन चलाने के लिए देखिए भारत जो है संघ मतलब वो जो है संघीय प्रदेश है, यानी कि मतलब यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों होगा। तो इसीलिए शासन प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहले संघ का व्यवस्था किया गया। संघ में चर्चा किया गया राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो ये सारे जो है संघ में व्यवस्था किया। इसके साथ ही जितने भी संघ के संबंधित मतलब जो है मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, इसको संघ में रखा गया। ये संघ के लिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसको संघ में रखा गया। और इसी भाग में 52 से 151 तक आप देखे होंगे, इसीलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो भाग मतलब 52 से लेकर के 151 तक जो है इसका चर्चा किया गया। भाग 5 में ही इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, आप कैग के बारे में पढ़े होंगे, कैग 148 में था, इसी के अंतर्गत इसका भी चर्चा किया गया है। तो इसीलिए अब आगे बात आता है संघ का, तो बात हो गया। संघ के बाद क्या आएगा? तो राज्य को भी तो उतना अधिकार मिलना चाहिए, राज्य भी तो इंडिपेंडेंट है, तो राज्य का भी अधिकार दिया गया और इसीलिए संघ के बाद राज्य का वर्णन किया गया। इसलिए भाग 6 में संघ के तुरंत बाद भाग 6 को राज्य में रखा गया और राज्य के लिए 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आता है भाग 7 का। तो भाग 7 में जो है मतलब जो भाग 7 का जो पहले ज़रूरत था, जिस टाइम में संविधान बना उस टाइम में भाग 7 को ज़रूरत था। ठीक है, तो इसीलिए 238 के तहत खंड में जो है राज्य को जो राज्य मतलब जो शोषित था, ठीक है, उसको खंड में रखा गया। आपको पता होगा, इसको आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं कि आपको पता होगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 500 से ज़्यादा रियासत थे। ठीक है, कुछ रियासत ऐसे थे जैसे हैदराबाद बोलिएगा, हैदराबाद आप जानते होंगे हैदराबाद का निज़ाम किस तरह से था, जूनागढ़ का निज़ाम किस तरह से था। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे राज्य थे, वो भारत के साथ मतलब उतने अच्छे संबंध में नहीं रहना चाहते थे, उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट चाहिए, अलग तरह का उसका डिमांड था। तो इसीलिए वैसे वैसे राज्य को अलग क्षेत्र में रखा गया। लेकिन धीरे धीरे समय आने पे अब देखेंगे कि हैदराबाद जो है, आज हैदराबाद को उतना ही अधिकार है जितना अधिकार उत्तर प्रदेश का है, हैदराबाद को उतना ही अधिकार है जितना अधिकार बिहार का है, हैदराबाद को उतना ही अधिकार है जितना अधिकार पश्चिम बंगाल का है। तो इसीलिए आप सबको एक ही टाइप से अधिकार मिला है और एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। इसीलिए जो है भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इसका ज़रूरत था, अब नहीं ज़रूरत है। ठीक है, भाग 8 में देखिए, अब राज्य बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, राज्य बन गया, संघ बन गया। तो अब क्या है, कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसको बाद में जोड़ा गया, कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसको बाद में जोड़ा गया, कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसको कंट्रोल करने का शक्ति जो है मतलब संघ के अधीन ही रखा गया। वो एक मतलब सेंसिटिव राज्य थे। ठीक है, सेंसिटिव प्रांत थे। तो ऐसे ऐसे प्रांतों को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, सेंसिटिव प्रांत को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख के डायरेक्ट केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करती है। तो इसको जो है कंट्रोल करने का केंद्र सरकार का जो मतलब पावर है वो भाग 8 में रखा गया, इसको बाद में रखा गया। आपको ये भाग जो है याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है, तो 8 है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब भाग 8 में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही वर्णन है। जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसी से संबंधित वर्णन किया गया है। यहाँ पे प्रशासन, जो लोक प्रशासन है कैसे रहेगा, यहाँ के लोग को क्या अधिकार मिलेगा, क्या अधिकार नहीं मिलेगा, ये सारे वर्णन जो है भाग 8 में किया गया है। चलिए अगला देखिए, पंचायत नगर पालिका सहकारिता भाग 9 में है और SC ST क्षेत्रों का जो है वो भाग 10 में वर्णन किया गया है। अब हमें आशा है कि आपको 1 से लेकर के 10 भाग तक पूरी तरह से याद हो गया होगा।
ठीक है। भाग 11 में देखते हैं तो राज का, आप देखिए भाग 11 में बात आता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो किस तरह से होगा, कैसा होगा। बहुत बार विवाद हो चुका है, तो एक मतलब इस विवाद को निपटाने के लिए जो है एक सहकारिया समिति आप याद रखिएगा, सहकारिया समिति, सहकारिया समिति या सहकारिया आयोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो है गठन किया गया और सहकारी आयोग का काम क्या था कि मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध किस तरह से अच्छा स्थापित किया जाए, किस तरह से बेहतर स्थापित किया जाए, इस पर जो है बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में चर्चा किया था। और ये जो है भाग 11 में हुआ था, ठीक है। तो भाग 11 के तहत इसका चर्चा हुआ था, जो 245 अनुच्छेद से 245 अनुच्छेद से लेकर के 263 अनुच्छेद है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पूछ देता है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस भाग में वर्णन किया गया है। तो भाग 11 में वर्णन किया गया है। देखिए वित्त संबंधित, ठीक है, वित्त संबंधित जो है किस भाग में वर्णन है, तो भाग 12 में वर्णन किया गया है। वित्त संबंधित जो है वो किस भाग में वर्णन है, तो भाग 12 में वर्णन है दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के ए तक जो है वित्त संबंधित जो बातें हैं उसका वर्णन है। आपको पता होगा कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है, हर एक 5 साल तक वो वित्त आयोग रहते हैं। तो इसका गठन, इसका जो है वित्त का मतलब जो कार्यभार, जितने भी सारे कार्यभार है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको जो है भाग 12 में रखा गया है। व्यापार एवं वाणिज्य, कॉमर्स, ट्रेड, ठीक है, ये सब का जो वर्णन है भाग 13 में किया गया है। कितने से कितने अनुच्छेद के तहत, 301 से लेकर के 307 तक, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे कि मतलब कुछ आर्टिकल आ गया, मतलब वहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ें आ गया आपके एग्ज़ाम में जो व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित रखता है, तब आपको इतना पता होगा, आपको इतना गेस होगा कि 300 से लेकर के 307 के बीच में ही आना है, 301 से लेकर के 307 के बीच में ही आना है। आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे वित्त संबंधित कुछ भी चर्चा होगा तो आपको पता होगा कि 264 से लेकर के 301 के तहत वित्त संबंधित चर्चा है, ठीक है। तो आप इतना ही में से आप आर्टिकल को ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको पता है ऐसे में आप सटीक आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन को अच्छे से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जो है एग्ज़ाम में जो एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि एक छटनिया मेथड बोलते हैं, छटनिया मेथड आप अच्छे से लगा सकते हैं। इसीलिए भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12 भाग मतलब टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। 22 भाग से ही आप पूरे अनुच्छेद को याद कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो आगे देखिए अनुच्छेद 12 मतलब भाग 12 जो है इसमें क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन जो जितने भी सारे सेवाएं हैं इसको भाग 12 मतलब भाग 14 में रखा गया है। भाग 14 में रखा है कितने से कितने अनुच्छेद के तहत, तो 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद के तहत भाग मतलब कितने में, 14 में रखा गया है। जैसे आप बात कीजिएगा यूपीएससी बात कीजिएगा, ठीक है, आप बात कीजिएगा एसएससी बात कीजिएगा, ठीक है, ये सब का जितने भी सारे वर्णन है, पीसीएस के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है, लोक सेवा आयोग मतलब ये राज्य लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं पीसीएस को। तो इसको जितने भी सारे वर्णन है इसको किस में रखा गया, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं में रखा गया, भाग 14 में रखा गया है। 308 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन है। भाग 15 में बात कीजिएगा तो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 15 में किया गया। आपको पता है कि आपको बताए थे कि 324 आर्टिकल के तहत क्या चीज़ का वर्णन है, तो आपको बताए थे कि 324 आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और राजीव कुमार जो है मतलब वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए भाग 16 में SC ST OBC से संबंधित कुछ उपबंध जो है वो भाग 16 में रखा गया है। इसको अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक रखा गया है। देखिए अगला देखिए भाग 17, भाग 17 में क्या है, तो संघ का भाषा से संबंधित है। आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं याद आता है, ठीक है, कुछ आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि भाग 17 में वर्णन है अनुच्छेद 343 और 344, ये 2 ही अनुच्छेद मात्र ऐसा है जिसमें संघ का भाषा के बारे में वर्णन है। तो वहाँ पे एक मतलब जैसे मान लेते हैं कि 342 दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, 348 दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, आपको 350 दे दिया ऑप्शन में, एक ऑप्शन दे दिया है 343। तो आप ऑब्वियसली बात है आपको याद नहीं भी रहेगा, इतना भी याद रहेगा कि भाग
317 में 348 से लेकर के 344 के बीच में है, तो आप आराम से 343 दोस्तों टिक करके आएंगे बिना कुछ सोचे समझे। अनुच्छेद आपको याद नहीं भी है, भाग याद है, बस उतना ही में, ठीक है। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल उपबंध है। आपातकाल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे हम लोग। भाग 18 में जो है आपातकाल उपबंध है, किस तरह से आपातकाल लगता है, राज्य आपातकाल लगता है, केंद्र आपातकाल लगता है और वित्तीय आपातकाल लगता है। तो पहले केंद्र आपातकाल लगता है 352 में, राज्य आपातकाल लगता है 356 में, और इसके बाद क्या लगता है, तो 360 के तहत क्या लगता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है। इस तरह से आप पढ़े थे। अगला देखिए 19 में जो है विविध के बारे में लिखा गया है। विविध जो है जितने भी सारे छोटे बड़े चीज़ थे, जो भी चीज़ संविधान में लिखने में छूटा हुआ था, जिसको मतलब इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसको अलग से 361 से लेकर के 367 तक, अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक इसको रखा गया, विविध को रखा गया। अब देखिए भाग 20 में संशोधन का प्रक्रिया है। देखिए भाग 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पूछ देता है कि 368 किस भाग में है, मतलब संविधान का जो संशोधन होता है किस भाग के तहत होता है, तो भाग 20 के तहत होता है। जबकि आपातकाल का प्रबंध जो है भाग 18 के तहत है। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है दोस्तों, पक्का यकीन मानिए बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, मतलब सभी लोग। भाग 21 का बात करेंगे तो कुछ राज्य संबंधित विशेष उपबंध जो है भाग 21 में रखा गया है। अब देखिए कुछ राज्यों से संबंधित, जैसे आप बात करेंगे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आपको बताए थे ATM स्क्वायर, ठीक है, आपको बताए थे ATM स्क्वायर जो अनुसूची 6 में रखा गया था। अनुसूची 6 पढ़े थे आप, ठीक है, आप मतलब याद कीजिए। अनुसूची 6 में आपको ATM स्क्वायर बताए थे। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम बताए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है मतलब प्रशासन का जो है एक मतलब इस क्षेत्र में जो है मतलब जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन का जो है नियंत्रण का एक विशेष व्यवस्था किया गया था। तो ये किस भाग के तहत, तो अनुच्छेद 21 के मतलब भाग 21 के तहत इसका व्यवस्था किया गया था। भाग 21 के तहत इसका व्यवस्था किया गया था। किसका, तो उसको ATM इसका जो अनुसूची 6 में पढ़े थे, इसका जो व्यवस्था भाग 21 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए भाग 22 सबसे लास्ट भाग है। भाग 22 जो है सबसे अंतिम भाग है। इसमें क्या किया गया है, तो संविधान मतलब जितने भी सारे संक्षिप्त बातें जो बताया गया था उसको जो है थोड़ा इसका संक्षिप्त नाम को विश्लेषण किया गया भाग 22 में, समझे। इसी के साथ भाग समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद समाप्त हो जाता है, अनुसूची समाप्त हो जाता है। अब बच जाता है संशोधन। समय समय पे दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में समय समय पे मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार संशोधन होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है संविधान में। तो इसी के तहत अभी तक अपने भारत में 75 आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। और हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 115 संशोधन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम सारे महत्वपूर्ण 115 का 115 तो नहीं पूछने वाला एग्ज़ाम में, इसमें से कुछ ही मतलब जो संशोधन है वो पूछेगा एग्ज़ाम में। अब जो पूछता है एग्ज़ाम में, जो बार बार पूछता है, चाहे जो इम्पोर्टेंट है वर्तमान स्थिति के अनुसार इम्पोर्टेंट है, उन सारे संशोधन को हमने इसमें शामिल किया है। जो आपके इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और यदि आप इसके अलावा ये 2022 में जितने भी सारे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि ग्रुप डी के अलावा दूसरा एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं तो उसमें ये संशोधन जो है वो बदल नहीं जाएगा, अनुच्छेद जो है वो बदल नहीं जाएगा और अनुसूची बदलने वाला नहीं है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पेशल, लेकिन ग्रुप डी के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर बने रहिए और इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो देखिए प्रथम संशोधन जो है वो 9वां अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। प्रथम मतलब संशोधन के तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन जो है 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। ये प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है कि प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों कितना ये होता है कि 1952 टिक करके आया था, चाहे 1950 टिक करके आया था, चाहे 1949 टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रथम संशोधन जो है 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको बता दें कि जिस समय संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 अनुसूची थे, लेकिन सबसे पहला संशोधन के तहत ही 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, समझे। दूसरा संशोधन जो होता है 1924 में होता है। सॉरी 1924 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1954 होगा, ठीक है, 1954 होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए ये दूसरा संशोधन जो है 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सीटों की संख्या तय की गई। जो 1951 में जनगणना हुआ था, आपको मतलब जब जिस साल पहला संशोधन हुआ उसी साल जो जनगणना हुआ था 1951 में, उसी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की गई। और कितना रखा गया, तो 525 रखा गया। लोकसभा सीटों की संख्या कितना रखा गया, 525 रखा गया। जो वर्तमान समय में कितना हो गया, तो 545 हो चुका है। ठीक है, वर्तमान समय में कितना हो चुका है, तो 545 हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो टोटल कितना है दोस्तों, 552 है, लेकिन समय समय पर इसको हटाया और जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप बात कीजिए एंग्लो इंडियन का 2 सीट था, उसको हटा दिया गया। इस तरह से जो है अभी वर्तमान में 545 सीट पे ही चुनाव होता है। चलिए अगला देखिए, 7वां संशोधन जो है, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। अब पहला राज्य कौन बना दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश बना। ये 1900 मतलब जो है ये जो है 1956 में पहला राज्य बना था। 1956 में जो है पहला राज्य बना था। जिस साल ये संशोधन किया गया उसी साल जो है पहला राज्य का जो है वो प्रस्ताव हुआ और आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना। जबकि बात कीजिएगा आंध्र प्रदेश के बाद 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना अलग होता है 2 जून को। आप याद रखिएगा 2 जून को तेलंगाना अलग होता है। सबसे अंतिम बार मतलब ये जो राज्य के मतलब राज्य देखिएगा 28 राज्य है। 28 राज्य में सबसे अंतिम बार जो है नवगठित राज्य जो है वो तेलंगाना राज्य है। और इसका जो है 2 जून 2014 को हुआ था, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां संशोधन जो है 1961 को हुआ और इसमें क्या है, तो पुर्तगाल अधीन क्षेत्र जो है दादर नगर हवेली, इसको क्या किया गया, तो भारत में शामिल कर लिया गया। ये पहले पुर्तगाल का अधीन क्षेत्र थे। ठीक है, इसको क्या गया 1961 तक इस पर पुर्तगाली का अधिकार था, लेकिन 1961 के बाद इस पर भारत का अधिकार हो गया। अब भारत इसको केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। अगला देखिए, 12वां संशोधन जो है गोवा एवं दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया 12वां संशोधन के तहत। और 1962 में हुआ था 12वां संशोधन। 1961 में दोस्तों 11वां संशोधन हुआ और इसके तहत मतलब जो है दमन एवं द्वीप को मतलब भारत में मिला लिया। पुर्तगाली का वो क्षेत्र था। कहाँ पे ये दमन द्वीप है, तो ये गुजरात के मतलब समुद्री तटीय इलाके में ये दमन द्वीप का क्षेत्र है। ठीक है, और इसके साथ मतलब वो दादर नगर हवेली का क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ आप बात कीजिएगा तो गोवा का जो है गोवा एवं दमन द्वीप को भारत में मिलाता है कब, तो 1962 में मिलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ 21वां संशोधन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21वां संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। पहले कितने भाषा थे, तो 14 भाषा थे। बाद में एक भाषा 1967 में जोड़ा गया 21वां संशोधन के तहत। इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया। अब कितने भाषा हो गए, 15 भाषा हो गए। बाद में कितने मतलब और भाषा जोड़े जाते हैं और वर्तमान समय में 22 भाषा है, तो उसको भी देखेंगे। 26वां संशोधन जो है 1971 में हुआ था। इसमें क्या गया है दोस्तों, इसमें बहुत ही दिलचस्प बातें जो है वो सामने आया कि देशी रियासतों का जो उपाधि था, जैसे महाराजा जैसे उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अपने आप को सम्राट कहते थे, अपने आप को राजा कहते थे। तो इस तरह का उपाधि को जो है ख़त्म कर दिया। मतलब जो संविधान है उसमें उपाधि को ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही प्रीवी पर्स क्या होता है दोस्तों, तो प्रीवी पर्स एक तरह से पेंशन था जो बहुत मोटे रकम दिए जाते थे। हर महीने उसको बहुत मोटे रकम दिया जाते थे, लाखों पैसा दिया जाता था। ठीक है, लाखों रुपया उसके पास हर महीने आते थे, जितने भी सारे रजवार सब थे। और रजवारों की संख्या कितना था, तो 500 से भी ज़्यादा था। यानी कि हर महीने मतलब बहुत सारे रकम जो है इसको सिर्फ पेंशन देने में चले जाते थे। तो इसको जो है 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम में 26वां संशोधन करके ख़त्म कर दिया गया। उपाधि को भी ख़त्म कर दिया गया और प्रीवी पर्स को भी ख़त्म कर दिया गया। अगला है 31वां संशोधन जो 1973 में हुआ। इसमें क्या किया गया, आपको बताया था दोस्तों कि पहले कितना था, 525 सीटें था। अब क्या किया गया, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। ठीक है, अगला देखिए 36वां संशोधन हुआ का, तो 1975 में। इसमें क्या हुआ, तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 42वां संशोधन। इसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, लेकिन सभी संशोधन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम उतना ही को याद रखेंगे, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि ये आपका ग्रुप डी का लास्ट स्टेज है। आपको मतलब कुछ दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा। 22 तारीख से जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उससे वैसे कंडीशन में आपको वैसा मतलब
आपके पास ऐसा कंटेंट आना चाहिए जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो इसीलिए हमने कुछ ही चीज़ों को शामिल किया है। अब जैसे देखिए 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो प्रस्तावना में कुछ बातों को जोड़ा गया था, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। ये पहला संशोधन हुआ प्रस्तावना में। प्रस्तावना अभी तक एकमात्र संशोधन हो चुका है, ठीक है, एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में हुआ है। इसके अलावा देखिएगा तो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। वो किस में जोड़ा गया, तो 51 के क, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद जब इसमें पढ़ रहे थे उसी समय पढ़ चुके हैं कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला देखिए, आपको ये चीज़ भी बताए थे जब मतलब हम साथ में अनुसूची को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बताया था कि वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इस सब को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था। आपको ये चीज़ बताया था कि शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था, पहले ये राज्य सूची का विषय था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ, ठीक है, जस्ट 2 साल बाद। इस समय जो है मोरारजी देसाई का सरकार था। इस समय किसका सरकार था, मोरारजी देसाई का सरकार था। और आपको पता होगा कि 1975 में जो है आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला संशोधन यही किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक जो अशांति है उसको हटा दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगेगा। इसके आधार मतलब तो ये किसके आधार पर लगेगा राष्ट्रपति आपातकाल, तो सैन्य विद्रोह, जब कभी भी सैन्य विद्रोह होगा तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। ऐसा वो क्या किया गया, संशोधन किया गया। किसमें, तो 44वें संविधान संशोधन में। अगला देखिए 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। अब 71वां संविधान संशोधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि 8वीं अनुसूची, आपको पता है कि 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में 22 भाषा है, उसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, 22 भाषा टोटल है। अब देखिए 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा थे उसमें क्या किया गया, 3 नया भाषा को जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत, 71वां संशोधन के तहत। कितने में, तो 1992 में, जिस समय नरसिम्हन राव का सरकार था। किस समय किसका सरकार था, तो नरसिम्हन राव, PV नरसिम्हा राव, ठीक है, इसका सरकार था उस समय में, जिस समय में इसका संशोधन हुआ। तो इसमें कितने भाषा को जोड़ा गया, तो मतलब आप इस तरह से याद रखिए, नमक याद रखिए। नमक बहुत ही मतलब आप हर दिन यूज करते हैं और आपको पता होगा नमक। तो नमक से याद रखिए कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, आपको पता होगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इस तरह से आप नमक याद रखिए। ये तीनों जो भाषा है ये याद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अब आप समझ सकते हैं कितना भाषा हो गया संविधान में टोटल। पहले 14 था, एक जोड़ा गया सिंधी, और अब 3 भाषा को जोड़ा गया। तो कितना हो गया, 14, 1, 15, 3, 18 हो गया, ठीक है। चलिए अगला हुआ 73वां संशोधन। 73वां संशोधन भी 1992-93 में होता है। इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसके तहत, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया। जबकि 74वां अनुसूची जो है, 74वां अनुच्छेद अधिभाग जो है, सॉरी दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सॉरी, 74वां संशोधन जो है 1992-93 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संशोधन के तहत क्या हुआ, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जबकि 74वां मतलब संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का मतलब इसमें मतलब व्यवस्था किया गया। किसमें, तो 74वां संशोधन में। अगला देखिए 52वां संशोधन है। इसमें क्या है, तो इसमें 1985 में हुआ था। 1985 में राजीव गांधी का सरकार था दोस्तों। 1985 में किसका सरकार था, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और इस समय में क्या हुआ, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ये मतलब बीच में 52वां मतलब संशोधन क्यों लिख दिए। दोस्तों बात ये था कि ये संशोधन छूट गया था और ये जो है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको लिख दिया गया है, ठीक है, बाद में। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या था, तो सांसद एवं विधानमंडलों में पार्टी दल बदल कानून व्यवस्था को लागू किया गया। यानी कि अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी पार्टी हैं जो मतलब कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो बीजेपी के थे और वो किसी और पार्टी में शामिल हो गए, किसी और पार्टी में सदस्य बन गए जीतने के बाद भी। तो ये दल बदल व्यवस्था जो है कब हुआ, तो 1985 में इसको लागू किया गया और 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया।
84वां संविधान संशोधन देखिएगा तो 2001 में होता है दोस्तों। और इसके तहत क्या किया गया, तो इसमें लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वर्ष 2026 तक इसको क्या किया गया, तो परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया। यानी कि जो हर साल जो सीट को बढ़ा दिया जाता था, इससे क्या हो जाता था, तो लोकसभा में जो है एक तरह से समझिए तो एक तरह से संकट उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो है उतने लोगों को कैपेसिटी नहीं था उसको रखने के लिए। तो इसीलिए क्या किया गया, तो लोकसभा की सीटों की संख्या जो है उसको निश्चित कर दिया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है मतलब वो प्रॉब्लम आ जाता था, इसके लिए निश्चित कर दिया गया। कितने सालों के लिए, तो 2026 तक के लिए। ठीक है, 2001 में क्या था और 2026 तक के लिए क्या, यानी कि 25 सालों के लिए इसको जो है मतलब परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। समझे, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 2002 में होता है। इसमें क्या किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको किस किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। आपको पता है बहुत सारे अनुच्छेद आप पढ़े थे पहले, जिसमें ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये सब बोल के आपको देखे होंगे, आप सुन के बहुत बार सुने होंगे। तो ये किस किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया इसका, तो अनुच्छेद 21 के क में आप सुने थे, अनुच्छेद 45 में भी सुने थे, अनुच्छेद 51 में भी सुने थे। अनुच्छेद 51 के क का जो मौलिक अधिकार है, 11वां मौलिक मतलब कर्तव्य जो था, ये यही किया गया व्यवस्था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 88वां संशोधन जो हुआ वो कब हुआ, तो ये 2003 में हुआ। 88वां संशोधन कब हुआ दोस्तों, तो 2003 में हुआ। इसमें क्या किया गया, तो सेवा पर कर का प्रावधान किया गया, सेवाओं पर कर। ठीक है, यानी कि आप पैसा कमाते हैं, आप सर्विस करके आप मतलब जो है रोजगार हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपका पैसा पे जो है आपको टैक्स लगता है दोस्तों। तो ये प्रावधान जो है सबसे पहले कब किया गया, तो 2003 में किया गया। इससे पहले जो है ऐसा व्यवस्था नहीं था। ठीक है, इससे पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, सेवाओं पे कर नहीं लिया जाता था सरकार के थ्रू। अगला देखिए 89वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो 2003 में हुआ। इसमें क्या किया गया, तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। यह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत। ये अनुच्छेद 338 का क जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो संशोधन किया गया था, कब किया गया था, तो 89वां संशोधन हुआ। ठीक है, 89वां संशोधन 2003 में हुआ। उसमें ये संशोधित करके 338 आर्टिकल के तहत इसमें संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जो जनजातीय आयोग है उसको जो है गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 92वां संविधान संशोधन जो होता है, ये भी जो है क्या है, तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, 4 भाषा को जोड़ा गया, 4 भाषा को इसमें जोड़ा गया। इसमें देखिए 4 भाषा कौन कौन सा है, तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। अब इस 4 भाषा को याद कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, अभी तो याद हो भी जाएगा दोस्तों, लेकिन बाद में कैसे याद रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में कैसे याद रहेगा, और वो भी एग्ज़ाम जल्दीबाजी में है। तो इसीलिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, BMSD। अब देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे BMSD कैसे याद रखें, तो देखिए आपको एक बहुत पॉपुलर जो इंसान है, अब बहुत ही मतलब बोले तो बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान है। ठीक है, और हम सभी को, देश के जितने भी सारे लोग हैं उन सबका शान है इस पे। तो ये कौन है, ये है बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। देखिए B से बैट्समैन, M से महेंद्र, S से सिंह और D से धोनी। तो बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी याद करने से आपको एक और शान बढ़ जाएगा कि आपको ये 4 भाषा याद हो जाएगा, जो 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कितने भाषा, तो 18 भाषा पढ़ चुके हैं। अब कितना 4 भाषा का और जोड़ा गया, तो टोटल कितना भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। वर्तमान समय में जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया, तो 22 भाषा को शामिल किया गया। चलिए अगला देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 में होता है और GST लागू किया गया। इस संविधान के तहत क्या किया गया, तो GST लागू किया गया दोस्तों। अब 102वां संविधान संशोधन क्या है, तो मतलब इसमें क्या है, तो OBC आयोग का गठन किया गया। देखिए 102वां संविधान संशोधन जो है OBC आयोग का गठन किया गया। 101वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया।
102वां संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आयोग का गठन किया गया। अब 103वां संविधान संशोधन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया था। ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा कि स्वर्ण जाति ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो सीटों का रिजर्वेशन जो दिया गया, ये तो हमें पता है, सबको पता है। लेकिन ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये हो सकता है दोस्तों इस बार के ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए। और दोस्तों ये सारे जो जितने भी सारे चीज़ें डिस्कस किए हैं, ये आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही में से दोस्तों यकीन मानिए, आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से पूछेगा दोस्तों, आपको पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इसी तरह से शॉर्टकट में आप यदि पूरा तैयारी को अपना बेहतर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, और चाहे रिवाइज करना चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि क्विक रिवीजन हो, तो बस ये सेशन आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए रहेगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लगभग हम 10 से 15 वीडियो आपको इसी चैनल पे अपलोड करेंगे मात्र से 5 से 10 दिन में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।